Hello my dear student, once again welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next part of this topic, that is solid state. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्यूबिकल यूनिट सेल को पढ़ा था। क्यूबिकल यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने एड्ज होते हैं, कितने एड्ज सेंटर होते हैं, कितने फेस सेंटर होते हैं, कितने बॉडी सेंटर होते हैं, इन तमाम चीजों को हम लोगों ने वन बाय वन पढ़ा था। क्लियर है? अगर मैं इस लेक्चर की बात करूं तो कल इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर तीन यूनिट सेल को हम लोगों को पढ़ना है, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल एंड फेस सेंटर यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल कहाँ कहाँ पे थे बेटा? तो सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल ईच कॉर्नर पे थे, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में ईच कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर पे थे, एंड फेस सेंटर यूनिट सेल पे ईच कॉर्नर एंड फेस सेंटर पे थे। अगर मैं सिंपल यूनिट सेल की बात करूं तो उसमें जो लेटेस्ट पॉइंट थे, टोटल 8 कॉर्नर थे, तो वही उनका लेटेस्ट पॉइंट था। फेस सेंटर की बात करूं तो उसमें 8 कॉर्नर और 6 फेस क्या थे? लेटेस्ट पॉइंट थे। एंड बॉडी सेंटर की बात करूं तो ईच कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर उसका क्या था? लेटेस्ट पॉइंट था। फिर हम लोगों ने निकाला था नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। हर एक लेटेस्ट पॉइंट का कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा था। अगर बॉडी सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, कॉर्नर पे है तो कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, फेस सेंटर पे है तो कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा, और एज सेंटर पे है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4 होगा। और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने निकाला था सिंपल यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं, बिकॉज 8 कॉर्नर और कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 इंटू 1/8 1 होता है। फेस सेंटर यूनिट सेल की बात करूं तो 8 कॉर्नर तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फेस तो 6 इंटू 1/2 1 प्लस 3 4 होते हैं। एंड बॉडी सेंटर की बात करूं 8 कॉर्नर इंटू 1/8 प्लस 1 बॉडी सेंटर इंटू 1, तो 1 प्लस 1 क्या होते हैं? 2 होते हैं। ये हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट से निकाले थे। फिर कई सारे मैंने क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे। आपको याद आ रहा होगा कि अगर कोई भी एक यूनिट सेल, कोई भी एक क्रिस्टल ए एंड बी दो यूनिट एटम से बनते हैं, ए कॉर्नर पे है, बी बॉडी सेंटर पे है, तो बताओ कि फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा। कहा था अगर एक फेस डायगोनल रिमूव करेंगे तो क्या होगा, फेस रिमूव करेंगे तो क्या होगा, बॉडी डायगोनल रिमूव करेंगे तो क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। क्लियर है? फिर इसके साथ मैंने आपको एक क्यूब में 3 डिस्टेंस बताया था। ये कहा था इफ एज लेंथ ऑफ क्यूब, इफ अगर एज लेंथ ऑफ क्यूब क्या है? उसका ए है, तो उसका जो फेस डायगोनल होगा, 3 लेंथ मैंने आपको बताया था। कहा था इफ एज लेंथ ऑफ क्यूब इज ए देन देयर फेस डायगोनल इज a√2 एंड देयर बॉडी डायगोनल इज a√3। इतना तक चीज, इतना सारी चीज हम लोग आपके लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर तक क्या कर रहे थे बेटा? कंप्लीट कर रहे थे। इसी क्यूबिकल यूनिट सेल में हम लोग को जो 3 टाइप के यूनिट सेल थे, सिंपल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर, उसको 1 बाय 1 हम लोग को फर्दर स्टडी करना है। अब ये आपका क्या है? यूनिट सेल है, क्यूबिकल यूनिट सेल है, लाइक दिस। ध्यान से देखना, सिलेबस आने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हैं। ये समझो एक क्यूबिकल यूनिट सेल है, कोई दिक्कत? अब इस क्यूबिकल यूनिट सेल में हम लोगों ने 3 चीज देखा था। दिस इज योर एज सेंटर ए, दिस इज योर फेस डायगोनल a√2, और दिस इज योर बॉडी डायगोनल a√3। ये 3 चीज हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? अब इस यूनिट सेल में आप, मैंने कहा था एटम, आयन या मॉलिक्यूल को जहां पे रखोगे वो पॉइंट इसका क्या होगा? लैटिस पॉइंट। यहाँ पे या तो आप एटम या आयन या मॉलिक्यूल को आप क्या करोगे? प्लेस करोगे, और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? लैटिस पॉइंट, ठीक है? या तो एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो भी आप लोग, वो भी तो एक स्फेरिकल ही होगा ना, लाइक दिस। अगर किसी स्फीयर को 2D में दिखाऊंगा तो लाइक क्या होगा? सर्किल होगा। तो अगर क्यूब है तो यहाँ पे इसका एक क्या होगा? अब मैं यूनिट सेल की बात करूं तो यहाँ पे एक पैरामीटर आएगा क्यूबिकल यूनिट सेल में, एज लेंथ, जो आपको ए के टर्म्स में दिया होगा। एज लेंथ मैंने लिया है इन टर्म्स ऑफ ए। मैंने कहा था इस पे या तो किसी लैटिस पॉइंट पे एटम, आयन या मॉलिक्यूल को रखोगे, वो भी किस शेप में होगा? स्फेयर के शेप में। तो ये किस शेप में? स्फेयर। दिखाऊं तो ये सर्कल के जैसा ही दिखेगा ना। समझो इस स्फेयर का रेडियस r है, या तो मैं इसको कैपिटल R ले लूं या तो स्मॉल r ले लूं। इस ये r या स्मॉल r, ये है रेडियस ऑफ ए है।
स्फेयर जिस पार्टिकल को रख रहे हो उसका रेडियस कितना है r। समझो, जैसे मैंने यूनिट सेल के लिए आपको 3 लेंथ बताए, अगर एज लेंथ a है तो फेस डायगोनल a√2, बॉडी डायगोनल a√3। क्लियर है? इसी तरह इस स्फेयर के लिए देखना, अगर दो स्फेयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इफ टू स्फेयर टचेस ईच अदर, अगर दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उसमें पूछे कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। अब ध्यान से देख लो, दो स्फीयर में यहां बना ले रहा हूं डायग्राम। समझो ये एज लेंथ r है, सॉरी, और इसका ये जो रेडियस है r है, तो दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? अगर मिनिमम डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं तो ये डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, ये डिस्टेंस भी यार, ये डिस्टेंस भी यार। तो अगर दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा बेटा, ये आप देखो, ये 2r के बराबर होगा। ये कितने को बराबर होगा? 2r के बराबर होगा। तो डिस्टेंस टू स्फीयर कितना के बराबर होगा? 2r। इफ अगर आपको 3 स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका डायग्राम मैं यहां निकाल देता हूं। दिस वन इज योर स्फीयर 1, दिस वन इज योर स्फीयर 1 और दिस वन इज योर स्फीयर 1। क्लियर? अब 3 स्फीयर टच कर रहे हैं, देखो दो के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2r। अब इन दोनों के बीच में क्या आ गया? एक स्फीयर आ गया जिसका डायमीटर से डिस्टेंस बढ़ गया ना। तो पहले ये कितना था? तो ये डिस्टेंस r, इसका डायमीटर 2r और इसका रेडियस कितना? r। तो इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा, ये देखो कितना होगा? 4r। तो अगर 2 स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहा है तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? 2r। अगर 3 टच कर रहा होगा तो फिर 2r से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4r। इफ 4 स्फीयर टच चीज है, अगर 4 स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहा होगा, अगर 3 स्फीयर टच करे, 3 स्फीयर टचेज ईच अदर, तो इसके केस में जो डिस्टेंस होगा ये 4r के बराबर होगा। कोई दिक्कत? अगर 4 स्फीयर टच कर रहा होगा, देख लो यहाँ पे, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस, दो स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा? डायरेक्टली 2r लिख दूं, ये कितना होगा? 2r, तो ये कितना होगा? r। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 6r। इतना तो आप खुद देख रहे होगे कि अगर दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहा होगा तो आप 3 चीज याद रखना कि अगर क्यूबिकल यूनिट सेल के बीच में है तो 3 आप ये लेंथ याद रखना कि एज लेंथ अगर a है तो फेस डायगोनल a√2 होगा, बॉडी डायगोनल a√3 होगा। अगर स्फीयर का रेडियस r है और दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहा होगा तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2r के बराबर होगा। इफ 3 स्फीयर टचेज ईच अदर, तो उनके जो बीच का डिस्टेंस होगा वो 4r होगा। और अगर 4 स्फीयर टच करेगा तो हमेशा डिस्टेंस 2r से क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि समझो ना, ये एक स्फीयर a है और ये एक स्फीयर b है। अब इनके बीच में किसी a को डालोगे तो उसका डायमीटर से डिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो हमेशा 2r से बढ़ेगा। और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगुना होता है। कोई दिक्कत? तो अब अपने को क्या करना है, जो 3 टाइप के हम लोगों ने यूनिट सेल देखा था, SCC, BCC और FCC, ये अपने 3 टाइप के यूनिट सेल थे। 3 टाइप ऑफ यूनिट सेल थे। इस तीनों टाइप ऑफ यूनिट सेल में जो इनके लैटिस पॉइंट है, वहां हम उस पार्टिकल को रखेंगे जिनका रेडियस r है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे कि एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल के बीच में क्या रिलेशन आता है। क्लियर है? तो अभी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर का समरी दिया और उसके बाद में 3 चीज बताए, यूनिट सेल के से रिलेटेड 3 डिस्टेंस बताए। एक एज लेंथ a है तो फेस डायगोनल a√2, बॉडी डायगोनल a√3। अगर स्फीयर का रेडियस r है तो जब दो स्फीयर टच करेगा तो उनके बीच का डिस्टेंस 2r, 3 टच करेगा तो 4r। बस इतना ही आप याद रखना, देखना काफी चीजें इससे क्या होगी? सिंप्लीफाई होगी। क्लियर है? तो आप इसको लिखो, काफी चीजें तो मैंने पिछले क्लास का आपको रिकॉल कराया है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ पार्टिकल
एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। हेडिंग क्या डाला है कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल, मतलब जिस यूनिट सेल में आप उस पार्टिकल को अरेंज कर रहे हो, जो एटम एंड मॉलिक्यूल जो है उसके बीच में और इसके बीच में रेडियस के बीच में रिलेशन, या इसी को कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ स्फीयर इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, या एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल, सब एक ही चीज है। जो यहाँ पे एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है ये बेटा आपको ए के टर्म्स में होगा, और जो रेडियस ऑफ स्फीयर है ये कैपिटल आर या स्मॉल आर के टर्म्स में होगा। क्लियर? तो सबसे पहले वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका यूनिट सेल था, सबसे पहला सिंपल क्यूबिक। अगर आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल को अरेंज कर रहे हो तो आप ये बताओ मुझे कि इसमें लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं। तो इस केस में जो लैटिस पॉइंट है वो ईच कॉर्नर पे होते हैं। तो ईच कॉर्नर कितना है? 8 कॉर्नर। तो अब मैं पार्टिकल को कहाँ रखूंगा? यहाँ पे ब्लैक पेन रेड पेन से दिखा रहा हूं, हमने ईच कॉर्नर पे क्या रखा? पार्टिकल को अरेंज किया। ध्यान से देखो, पार्टिकल है 8 ईच कॉर्नर पे। तो सबसे पहली बात कि अगर आप किसी सॉलिड को पैक कर रहे हो, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देख रहे हो, तो क्या ये पार्टिकल अपने सराउंड आस के पास के पार्टिकल को टच करेंगे क्या? तो ऑब्वियसली टच करेंगे। जब हम लोग सॉलिड को पैक करते हैं तो पार्टिकल जितना क्लोजर हो सके उतना हम लोग कोशिश करते हैं उसको क्लोज करने का। दैट मीन्स द पार्टिकल ऑफ दिस वर्टेक्स, दिस कॉर्नर टचेस दिस कॉर्नर। इस केस को अगर मैं दूसरे डायग्राम से दिखाऊं तो ये पार्टिकल को कुछ ऐसे हम लोग पैक करेंगे ताकि ये जो पार्टिकल है ये इसको टच करे। क्लियर? और इस पार्टिकल का जो एज लेंथ था ए था, ये जो लेंथ है ये ए है, और इसका जो ये रेडियस है, मैं अदर पेन से दिखाता हूं, मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूं बेटा, ये जो रेडियस है दिस विल बी आर, और ये जो रेडियस है दिस विल बी आर। तो जब भी आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर दो पार्टिकल को रखोगे तो इसका जो एज लेंथ ए है, अब यहां देख लो एज लेंथ जो ये ए है ये हमेशा 2r के क्या होगा? बराबर होगा। और इसी को देखो लाइक ये पार्टिकल आपको कुछ ऐसा देखेगा। मैं 3 डायमेंशनल में इसको दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। आपको देखेंगे, देखो आपको दिख रहा होगा, हमेशा आपको एक कॉर्नर दिख रहा होगा। अब इससे आपको ये भी देख रहा होगा कि कॉर्नर पे रखे हुए पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है बेटा। कॉर्नर पे रखे हुए पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 होगा। तो पार्टिकल का एज लेंथ है, ये देखो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। मैंने कहा था आपको इस पे कंट्रीब्यूशन भी दिख रहा होगा, और देखो ये स्फीयर इस स्फीयर को टच कर रहा होगा। तो कॉर्नर पे रखे हर एक पार्टिकल दूसरे कॉर्नर पे रखे पार्टिकल को क्या करेगा? टच करेगा। किस सेल में? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। मतलब हर एक लैटिस पॉइंट, कभी भी आप सॉलिड को अरेंज करोगे तो हर एक लैटिस पॉइंट अपने नियरेस्ट लैटिस पॉइंट को क्या करेगा? टच करेगा। ठीक है? अगर इस अरेंजमेंट की बात करोगे तो मैं लिख देता हूं ईच पार्टिकल एट लीस्ट में हर एक नियरेस्ट लैटिस पॉइंट पे रखे हुए पार्टिकल को क्या करेगा? टच करेगा। तो आप खुद बताओ कि अगर पार्टिकल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में है, SCC में है, तो हर दो कॉर्नर एक दूसरे को टच करेगा। तो दो कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस कितना? एज लेंथ ए होता है, और इस पे दो पार्टिकल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, व्हेन टू पार्टिकल टचेज ईच अदर द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज आर 2r। तो इस केस में जो मिनिमम डिस्टेंस 2r जो है ये एज लेंथ के क्या होगा? इक्वल। इसमें ये आ जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। क्लियर है? लेकिन अगर मैं सेकेंड टाइप ऑफ लैटिस पॉइंट को देखूं जिसको बोलते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल, और अगर मैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल की बात करूंगा तो ध्यान से देखो
सेंटर पे रखे हुए पार्टिकल की बात करूं तो ईच कॉर्नर जो है कहां पे होंगे, जो लैटिस पॉइंट होंगे, इस केस में जो लैटिस पॉइंट होंगे ईच कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। लैटिस पॉइंट कहाँ होंगे, ईच कॉर्नर। तो ये ब्लू कलर से जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या लिखा है, 8 कॉर्नर, और यहाँ पे ये क्या होगा, बॉडी सेंटर। क्लियर। तो अब पार्टिकल एलोंग बॉडी डायगोनल टच ईच अदर होगा, ठीक है। इस केस में क्या था, सिंपल क्यूबिक कैंसल में पार्टिकल एलोंग एड्ज सेंटर टचेज ईच अदर। मैं एक लाइन भी लिख देता हूं इन एससीसी, यहां पे एक लाइन लिखता हूं, पार्टिकल एलोंग कॉर्नर टचेज ईच अदर। तो जो एससीसी है इसमें पार्टिकल जो कॉर्नर के लॉन्ग है वो एक दूसरे को टच करेंगे, लेकिन इन केस ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी डायगोनल टचेज। तो पार्टिकल किसके लॉन्ग टच करेगा, बॉडी डायगोनल के लिए। चलो एक बॉडी डायगोनल प्लॉट आपको लाइन खींच देते हैं। दिस इज योर बॉडी डायगोनल। देखो दो अपोजिट किन से बना हुआ, तो एक लैटिस पॉइंट ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। तो ये कॉर्नर अपने बॉडी डायगोनल को टच करेगा, तो ये भी बॉडी डायगोनल अपने कॉर्नर को टच करेगा। और ये जो लेंथ है, इस लेंथ को अपन बोलते हैं a√3। ये जो लेंथ है ये क्या है, बॉडी डायगोनल है। तो एक बॉडी डायगोनल पे कहां कहां पे लैटिस पॉइंट आएंगे, तो दो कॉर्नर के आ रहेंगे और एक बॉडी सेंटर के आएंगे। और इस केस में पार्टिकल अलोंग बॉडी डायगोनल टचेज ईच अदर, तो कॉर्नर को टच नहीं करके कॉर्नर बॉडी डायगोनल को टच करेगा, बॉडी सेंटर को, और ये बॉडी सेंटर इसको टच करेगा। मतलब हर ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और इफ 3 पार्टिकल टचेज ईच अदर देन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू आर 4r। यही होगा ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r। तो यहां से यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 4r। तो इससे इक्वेट कर दो, तो इस केस में जो a√3 है वो किसके इक्वल होगा, 4r के इक्वल होगा। कोई दिक्कत तो लिख लो, a इज इक्वल टू 4r/√3, और इससे r निकालोगे तो r इज इक्वल टू a√3/4, और यहां से अगर r आप निकालोगे r इज इक्वल टू a√3/4। तो जिस फॉर्म में आपसे आंसर पूछे उस फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इस केस में क्या होगा कि पार्टिकल अलोंग कॉर्नर टचेज ईच अदर, तो ये जो व्हेन 2 पार्टिकल टचेज ईच अदर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस 2r 2r, तो 2r एट सेंटर a के बराबर होगा। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना होगा, a/2। क्लियर है। लेकिन जो थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल है, देख लो यहाँ पे बेटा, दिस इज योर फेस सेंटर यूनिट सेल। अब फेस सेंटर यूनिट सेल है तो चलो पहले एक बना ले, दिस इज योर क्यूबिकल यूनिट सेल। आज इस क्यूबिकल यूनिट सेल की बात करोगे तो इसमें लैटिस पॉइंट कहां कहां पे होंगे। इस केस में अगर लैटिस पॉइंट की बात करूं तो कॉर्नर एंड इज फेस सेंटर। तो कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होंगे बेटा, 8। तो 8 कॉर्नर प्लस 6 क्या, फेस सेंटर। तो 6 फेस सेंटर में दिखा देता हूं, देखो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। इस केस में पार्टिकल किसको टच करेंगे, तो पार्टिकल अलोंग फेस डायगोनल टचेज ईच अदर। इस केस में पार्टिकल फेस डायगोनल के अलोंग टच करेगा। ये भी मैं अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं पार्टिकल
along face diagonal touches, तो पार्टिकल फेस डायगोनल के लॉन्ग टच करेगा, दैट मीन्स आप अपर फेस को ले लो, तो देखो ये ऐसे टच करेगा, मैं ब्लू पिन से दिखा दे रहा हूं, ये ऐसे टच करेगा। तो अगर क्यूब का एज लेंथ वापस से तो ए ही है ना, अगर क्यूब का एज लेंथ ये है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, a√2, ये डिस्टेंस कितना होगा 8√2, और उसको बोलेंगे फेस डायगोनल। इस लेंथ को क्या बोलेंगे, को क्या बोलेंगे बेटा, फेस डायगोनल। तो ये कॉर्नर फेस सेंटर को टच करेगा और इस फेस सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल इस कॉर्नर को टच करेगा, तो फिर तीन पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो अगेन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस थ्री पार्टिकल इज इक्वल टू 4r, और ये 4r a√2 के बराबर होगा। दैट मींस इस केस में 4r इज इक्वल टू a√2। तो आपको यहां पे से किसकी वैल्यू चाहिए, a की अगर वैल्यू चाहिए तो यहां से लिख लोगे a इज इक्वल टू 4r/√2, तो इसको लिख सकते हो 2√2r, और आपसे यहाँ पे r की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से लिख सकते हो r इज इक्वल टू a√2/4, मतलब क्या सकते हो a/2√2। तो ये जो हम लोगों ने क्या निकाला कि अगर डिफरेंट यूनिट सेल में अगर आप पार्टिकल को अरेंज कर रहे हो, इफ यू आर अरेंजिंग द पार्टिकल इन डिफरेंट यूनिट सेल, लाइक इन सिंपल यूनिट सेल, लाइक इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल, लाइक इन फेस सेंटर यूनिट सेल, तो उस केस में अगर पार्टिकल सेम ही है, इस केस में अगर पार्टिकल सेम ही है, तो देखो अब जिसका रेडियस छोटा होगा, जिसका एज लेंथ छोटा होगा उस क्यूब का साइज छोटा होगा, और जिसका एज लेंथ बड़ा होगा उस क्यूब का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इस केस में देख लो a 2r के बराबर है। अगर पार्टिकल को आप SCC में रखते हो, इफ यू आर अरेंजिंग द पार्टिकल इन SCC क्यूबिक यूनिट सेल, देन एज लेंथ a इज इक्वल टू 2r। इस केस में जो एज लेंथ a है ये 2r के बराबर होगा। अगर आप बॉडी सेंटर में अरेंज करते हो तो a जो है ये 4r/√3 है, इसकी जो वैल्यू होगी वो 2r से छोटी होगी बेटा, क्लियर है। और इस केस में अगर पार्टिकल को अरेंज करते हो तो a की जो वैल्यू है ये 2√2r से क्या होगी, a की जो वैल्यू है 2√2r के बराबर होगी, तो इस केस में ये जो है ये एज लेंथ बड़ा होगा, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है ना। तो सबसे छोटा जो एज लेंथ है वो 2r के बराबर होगा, क्लियर। इसको अगर बात करोगे ध्यान से देख लो, ये जो वैल्यू है ये 2r है, ये जो वैल्यू है 4r/√3 है, और ये जो वैल्यू है a√2r है। दैट मीन्स सबसे बड़ा एज लेंथ फेस सेंटर का है। देखो ना, इसको सॉल्व करोगे तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4, तो ये a इज इक्वल टू आ जाएगा 2.8r, क्लियर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4r/√3 की वैल्यू 1.7, तो ये आ जाएगा 2.2r के अकॉर्डिंग, और ये 2r है। तो ये एर्थ क्यूब यूनिट सेल सबसे छोटा होगा, देन बॉडी सेंटर, देन फेस सेंटर, क्लियर है। तो अगर आप रेडियस ऑफ पार्टिकल, रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हो, तो आपको अगर आप बॉडी सेंटर में अरेंज कर रहे हो तो आपको उस यूनिट सेल का वॉल्यूम सिंपल क्यूबिक से बड़ा होगा। अगर आप फेस सेंटर में अरेंज कर रहे हो तो इस केस में जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले आप रिकॉल करो, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल थे, क्या थे बेटा, मैं यहां लिखता हूं, सबके ऊपर लिखता हूं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जेड यहाँ पे 1 के बराबर था, मतलब इस एक यूनिट सेल के अंदर एक ही एटम आ रहे थे, क्लियर। 8 क्या है, लैटिस पॉइंट है, एक लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल 8 है, तो 8 × 1/8 1 था। इस केस में बॉडी सेंटर में जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल थे ये 2 थे,
मतलब पर यूनिट सेल 2 एटम उसके अंदर इनसाइड आ रहे थे, और इस केस में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 आ रहे थे। तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम बड़ा होगा, इसका उससे कम होगा, इसका सबसे कम होगा। तो अगर ये 3 चीज अगर निकाल लेते हैं तो दूसरी चीज हम लोगों को कैलकुलेट करना है। हम लोग जस्ट इसी के नीचे में थोड़ा जगह बचा हुआ है, हम लोग सॉल्व करते हैं कि अगर यूनिट सेल का रेडियस एज लेंथ निकल गया, ए की वैल्यू निकल गई है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, ये जो ए है, ये जो आपने ए निकालना है, इस ए को मैं लिख सकता हूं एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम। तो अब जो दूसरा चीज हम लोग, पहला तो हम लोगों ने ये निकाला कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल, या हम कह सकते हैं एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल। जो दूसरी चीज निकालना है हमको, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल निकालना है। क्या निकाला, मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। और डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला देखूं, ए क्यूब, ये होता है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला, किसके लिए, जब आपका कोई क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब का वॉल्यूम यही होता है, फॉर क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एससीसी देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखो, ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल देखो, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब। तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2r। ए की जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, 2r। तो 2r का क्यूब कितना हो जाएगा, 8r क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। तो डायरेक्टली आप याद भी रखना कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर पार्टिकल को अरेंज करते हो तो इस यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा ये 8r³ के क्या होगा, बराबर होगा। अगर आप, मैं बॉडी सेंटर के लिए निकालता हूं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल BCC, तो इसका भी वॉल्यूम कितना होगा, a³, और इसका a की जो वैल्यू है ये 4r/√3 है, 4r/√3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये आ जाएगा 64r³ का क्यूब 3√3, ये क्या जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर FCC की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ FCC, तो वापस से a³, और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 2√2r है, तो 2√2r का क्यूब, 2 का क्यूब कितना, 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और √2 का क्यूब तो आ जाएगा 2√2, तो 8 × 2 16, 16√2r³। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, दैट वैल्यू 16√2। कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। अब तक जो यूनिट सेल पढ़ रहे थे और कल जो यूनिट सेल पढ़ रहे थे जिसमें क्यूबिकल यूनिट सेल को लेकर के हमको पढ़ना था, और क्यूबिकल की यूनिट सेल के क्यूबिकल अरेंजमेंट के बेसिस पे 3 यूनिट सेल में हम पार्टिकल को अरेंज कर रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट लैटिस पॉइंट, उस लोकेशन पे पार्टिकल को हम लोग रख रहे थे। तो उस केस में उसका एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल, क्योंकि एक ही एटम को आप डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट में पैक कर रहे हो ना, तो सबके लिए एटम सेम है, दैट मींस रेडियस ऑफ एटम तो सेम है। अरेंजमेंट से यूनिट सेल का क्या होगा, साइज बढ़ेगा। सबसे छोटा यूनिट सेल सिंपल होगा, देन बॉडी सेंटर, देन फेस सेंटर, तो सबसे छोटा वॉल्यूम भी इसी का होगा 8r³। बॉडी सेंटर की बात करोगे तो 64r³/3√3, और जब फेस सेंटर की बात करोगे तो 16√2r³। क्लियर है। तो आप इसको लिख लो। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो यूनिट सेल के अंदर एटम आ रहे हैं ना, कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, दैट इज क्या था, Z। अब जो यूनिट सेल के इनसाइड द यूनिट सेल जो एटम आ रहे हैं ना, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, तो क्या करना पड़ेगा,
एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा 4/3r³। एक जो एटम पार्टिकल स्फीयर जो भी यूनिट सेल के अंदर आएंगे तो एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³, और जितने स्फीयर आएंगे उससे उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास दो चीज निकल गया, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल गया और उसमें जो एटम, जिस एटम का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, निकल गया। दैट मीन्स एटम का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम एटम यूनिट सेल के वॉल्यूम को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो आपको यूनिट सेल के अंदर ऑक्यूपाई वॉल्यूम निकल गया, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल गया, तो हम लोग उसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि किसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। पहले आप इसको समझ करके लिखो 1 by 1, सिंपल यूनिट सेल के लिए, फिर बॉडी सेंटर के लिए, फिर फेस सेंटर के लिए, फिर उसी के नीचे आप उसका क्या निकाल लेना, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है बेटा। तो आप एक बार समझ करके इसको लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, जो यूनिट सेल के एटम, यूनिट सेल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और ये यूनिट सेल कौन सा हो सकता है, SCC, BCC, FCC, कोई दिक्कत? तो ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। जो वॉल्यूम, किस वॉल्यूम का, जो इनसाइड द यूनिट सेल होगा, तो आप क्या निकाल लो, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, Z मल्टीप्लाई एक एटम के वॉल्यूम कितना 4/3 पाई। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान रखना कि जो अपने डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल थे, कौन कौन से थे, SCC, BCC और FCC, उसके अंदर जो एटम आ रहे हैं ना उसका वॉल्यूम निकाल लो। तो कोई एटम तो सेम ही है जिसका रेडियस आपको गिवन होगा, तो एक एटम, एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। अगर एक ही एटम आया तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम वही होगा जो वॉल्यूम ऑफ एटम होगा। दो आया तो एक एटम के वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एटम का वॉल्यूम आ जाएगा, और जो एटम का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम वो यूनिट सेल के अंदर ऑक्यूपाई करेगा ना। मतलब देखो, समझो अगर मेरा कुछ वॉल्यूम x है और मैं किसी स्विमिंग पूल में जंप किया तो कितना पानी बाहर आएगा, वही पानी बाहर आएगा ना, जितना वॉल्यूम मैं क्या करूंगा, ऑक्यूपाई करूंगा, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो स्विमिंग पूल में से का कितना वॉल्यूम मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, जितना मेरा वॉल्यूम है। अगर मेरे जैसे 2 लोग जंप किए तो 2 इंटू मेरा वॉल्यूम, 3 लोग जंप किए तो 3 इंटू मेरा वॉल्यूम, और जो मेरा वॉल्यूम होगा वही स्विमिंग पूल का वॉल्यूम में क्या करूंगा, ऑक्यूपाई करूंगा, उतना ही। अगर स्विमिंग पूल पूरा फ्लो बढ़ा है लेवल तक तो उतना ही पानी बाहर आएगा। क्लियर? तो अगर मैं SCC की बात करता हूं, अगर मैं SCC की बात करता हूं तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होते हैं, 1। अगर BCC की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2, और FCC की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, 4। तो इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ एटम होगा ये कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई 4/3 πr³। इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ एटम होगा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2 मल्टीप्लाई 4/3 πr³, तो यह आ जाएगा 8/3 πr³। इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ एटम होगा ये कितना है बेटा, 4 मल्टीप्लाई 4/3 πr³, तो 4 4 जा 16/3, ये कितना हो जाएगा, πr³। क्लियर है? तो ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम ऑफ एटम है, कोई दिक्कत? अभी हम लोगों ने 3 वॉल्यूम निकाला जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल था। अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करोगे तो वॉल्यूम ऑफ SCC कितना था, 8r³। वॉल्यूम ऑफ BCC 64r³ by 3√3 था, और वॉल्यूम ऑफ FCC कितना था,
16√2 RQ। तो ये यूनिट सेल का वॉल्यूम है और इस यूनिट सेल में जो एटम होंगे उसका वॉल्यूम है। तो यूनिट सेल का कितना स्पेस एटम ऑक्युपाई किया उसी को बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? पैकिंग इफिशियंसी। क्या बोलते हैं? पैकिंग इफिशियंसी, जिसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है ना, इसको बोलते हैं ईटा। ठीक है, एन से थोड़ा सा लंबा इसका लाना होता है, इसमें लिखना percentage space occupied by the atom, percentage space occupied by the atom present inside the unit cell, present inside the unit cell, present inside the unit cell of the total volume of unit cell, of the total volume of unit cell is known as पैकिंग efficiency। मतलब यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट वॉल्यूम एटम ऑक्युपाई करेगा उसी को क्या बोलते हैं? पैकिंग efficiency। इट इज द परसेंटेज स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम इनसाइड द एटम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग efficiency। और जो पैकिंग efficiency हम लोग निकालते हैं, पैकिंग efficiency ईटा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। कभी कभी आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछ दे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट। परसेंटेज इन बिटवीन 0 to 100 होगा। 0 कब होगा? जब वो एब्सेंट हो, और 100% कब होगा? जब पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर ले, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाई कर ले। और पैकिंग जो फ्रैक्शन है ये कहां से होगा? 0 to 1। क्लियर? तो आपको एटम का वॉल्यूम निकाला हुआ है, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला हुआ है, तो 1 by 1 पैकिंग इफिशियंसी हम लोग निकाल के देखते हैं। अगर मैं पैकिंग इफिशियंसी सिंपल SCC का देखो तो वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई RQ अपॉन 8 RQ इंटू 100। ध्यान से देखो बेटा, कुछ चीजें कैंसिल हो रही है। क्या कैंसिल हो रहा है? RQ कैंसिल हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 नीचे आएगा तो ये सिंपल आ जाएगा π/6 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये π/6 इंटू 100 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 52.4%। ठीक है, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 52.4। दैट मीन्स यूनिट सेल के वॉल्यूम का 52.4% एटम क्या करेगा? ऑक्युपाई करेगा। तो बाकी क्या होगा? खाली रहेगा। और जो एम्प्टी स्पेस होता है ना, उसी को बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलते हैं? जो एम्प्टी स्पेस होगा उसी को बोलते हैं यहाँ पे वॉइड्स। तो आपसे पूछे परसेंटेज ऑफ वॉइड्स कितना हो जाएगा, तो अवेलेबल का सर बचा हुआ होगा, तो 100 माइनस 52.4 किया जाएगा 47.6%। ये क्या होगा? परसेंटेज वॉइड्स। तो अगर आप SCC में एटम को अरेंज करते हो तो 52.4% ही एटम उस स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, बाकी 47.6 क्या रहेगा? वॉइड्स। सिमिलरली चलो मैं यहाँ निकालता हूँ। अगर पैकिंग इफिशियंसी BCC का निकाल दो तो BCC में एटम का वॉल्यूम कितना है? 8/3 पाई RQ अपॉन यहाँ पे 16 RQ/3√3। तो यहाँ देखो RQ कैंसिल बेटा, 8 1 जा 2, 8 2 जा 16। कोई दिक्कत? ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। √3 ऊपर जाएगा तो रूट मल्टीप्लाई तो 100 होगा ना। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो √3 ऊपर जाएगा, √3 π/2 इंटू 100। तो ये वैल्यू आ जाएगा √3 π/2 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करो, बस आप करेक्शन करना, जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है 4 4 जा 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64 होता है बेटा। यहाँ पे जो ये होगा नॉट 16 होगा, ये कितना होगा?
8 1 जा 8 8 8 जा 64, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 8। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, पिछले हमने सही निकाला था, जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल होता है वो कितना होता है 64 RQ होता है। क्लियर? तो जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा 68%। तो BCC में जो एटम जिस स्पेस को ऑक्युपाई करेगा वो कितना होगा 68%। तो बाकी क्या हो जाएगा खाली जगह, तो परसेंटेज वर्ड्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 32%। तो SCC 42.4% ही ऑक्युपाई करता है, लेकिन BCC 32% ऑक्युपाई करता है। यहीं पे अगर मैं FCC के लिए निकाल दूं, तो FCC के लिए एटम कितना 16/3 पाई RQ, ये एटम का वॉल्यूम है, अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम 16√2 RQ इंटू क्या 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 16 कैंसिल, RQ कैंसिल, तो ये पाई अपॉन 3√2 इंटू 100 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो पाई अपॉन 3√2 इंटू 100 आ जाएगा, तो ये 74% आता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 74%। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो एटम की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है दैट विल बी 74%। इट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। आप कोई भी अरेंजमेंट हम लोग करेंगे तो जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी किसमें होगी FCC में होगी, हम लोग इसी को करेंगे। और इस केस में जो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स होंगे ये कितना होगा 26%, क्योंकि 74% ऑक्युपाई कर लिया तो वॉइड्स कितना होगा 26% ऑक्युपाई होंगे। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि इफ पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, कि जो भी यूनिट सेल में आप एटम को अरेंज कर रहे हो तो उसके वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम एटम ऑक्युपाई करता है। इसलिए हमने क्या किया कि वो ऑक्युपाइड स्पेस अपॉन टोटल स्पेस मल्टीप्लाई 100। ऑक्युपाइड स्पेस क्या होगा जो एटम का वॉल्यूम होगा, टोटल स्पेस क्या होगा जो यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा। हमने दोनों सेपरेटली कैलकुलेट किया है। यहाँ पे बेटा मिस्टेकली यहाँ पे 16 आ गया था, क्योंकि 4RQ 4 का अगर ये करोगे 4RQ/√3 होता है ना यहाँ पे R की वैल्यू, तो 4RQ का अगर क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब कितना 64, R का RQ और √3 का 3√3 होता है। क्लियर? तो SCC में 52.4%, BCC में 68% और FCC में 74%। कई बार तो यही पूछते हैं पैकिंग एफिशिएंसी BCC का कितना होता है। कई बार क्वेश्चन आपको MCQ में मिलेंगे कि BCC में एज लेंथ और रेडियस ऑफ पार्टिकल R और A, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल में क्या रिलेशन होता है। तो ये तमाम चीजों को आप याद रखें। तो यहाँ पे लिख लो। इतना लिखने के बाद एक छोटा सा नोट लिख लेना, एक जाने से पहले एक नोट लिख लेना बेटा, एक नोट। इन 3D, इन थ्री डायमेंशनल मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग एफिशिएंसी, इन थ्री डायमेंशनल maximum possible packing efficiency is 74%, and it is shown in CCP cubical closed packing. It is shown in cubical closed packing, that is FCC, and hexagonal closed packing, that is HCP. तो ये 3 डायमेंशनल में सबसे मैक्सिमम इफिशिएंट पैकिंग है जो कितना 74% होगा, या तो ये CCP में होगा। CCP क्यूबिकल क्लोज पैकिंग इज नथिंग बट FCC, क्योंकि क्यूबिकल में सबसे ज्यादा यही होता है, इसलिए हम लोग इसको CCP कंसीडर करते हैं। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं FCC, और दूसरा HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दोनों के केस में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा 74% ही होगा। कोई दिक्कत? तो आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे करके जाता हूं कि कह रहा है कि अगर किसी एज सेंटर यूनिट सेल में पार्टिकल प्रेजेंट है
तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी आप बताओ। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए वही होगा, पहले नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकाल लो और एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होगा। जितने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होंगे तो वो एटम का वॉल्यूम आ जाएगा। एज लेंथ निकाल लेना एटम के रेडियस के टर्म्स में, और दोनों वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100 करना। लिखना कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी, एक क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल इन विच एटम आर प्रेजेंट, मतलब लैटिस पॉइंट का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एटम इन विच एटम आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड ईच एज सेंटर, ईच कॉर्नर एंड ईच एज सेंटर। मतलब कोई एक क्यूबिकल यूनिट सेल है जिसमें लैटिस पॉइंट एटम का उसका सारा कॉर्नर एंड एज सेंटर है, तो उससे क्या पूछा है, पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने छोटा सा ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, उससे रिलेटेड पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाला। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या पढ़ेंगे बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर, कि एक पार्टिकल सराउंडिंग के कितने पार्टिकल को टच कर रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।